Hello, good morning. Today I will discuss about the criteria number 6. The name of the criteria 6 is governance, leadership and management. 100 points इसके लिए allotted हैं. इस criteria 6 के अंदर जो है 5 की indicators होंगे और उन्हीं 5 की indicators के अंदर कुछ questions हमसे पूछे जाते हैं जिनको हम मैट्रिक बोलते हैं. उनके आंसर हमको लिखने रहते हैं with supporting documents. तो इस 6 क्राइटेरिया के अंदर 5 की इंडिकेटर्स होंगी. तो ये जो पहला की इंडिकेटर है ये आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर 6.1. ऐसे 6.2 होगा, 6.3, 6.4 एंड 6.5. तो दिस इज द 6.1 इंस्टीट्यूशनल विजन एंड लीडरशिप. ये जो है पहला की इंडिकेटर है. इस की इंडिकेटर के अंदर वन मैट्रिक्स है बस 6.1.1. देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव मैट्रिक्स. ओनली डिस्क्राइब करना है हमको विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. द गवर्नेंस एंड लीडरशिप इज इन अकॉर्डेंस विद विजन एंड मिशन. महाविद्यालय का जो विजन है और जो मिशन है, क्या उसके अनुरूप ये दो चीज़ें हो रही हैं? कौन सी दो चीज़ें? गवर्नेंस एंड लीडरशिप. गवर्नेंस और लीडरशिप जो इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नेंस और लीडरशिप जो दो प्रक्रियाएं चलती हैं, ये दोनों के दोनों जो है महाविद्यालय का जो विजन है और जो मिशन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसी के अनुरूप होनी चाहिए. तो उसी के बारे में यहाँ पर हमको लिखना है 500 वर्ड्स में. इस तरह से पहला की इंडिकेटर पूरा हुआ. आफ्टर दिस सेकेंड की इंडिकेटर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट. इसमें हमें क्या करना रहता है कि अपने महाविद्यालय की ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजीज बनानी रहती हैं. देखिए 6.2.1 ये पहला मैट्रिक्स है इसकी इंडिकेटर का, जो हमसे बात करता है स्ट्रेटजिक प्लान या पर्सपेक्टिव प्लान. पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब ये होता है कि आने वाले 5 ईयर्स में हम अपने विभाग, अपने डिपार्टमेंट, अपनी जो पूरे कॉलेज का जो भवन है, हर एक डिपार्टमेंट हैं, हर एक बॉडीज हैं, वह किस जगह पर हों, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट देखना चाह रहे हैं हम लोग, किस जगह पर हम देखना चाह रहे हैं, वो होता है हमारा पर्सपेक्टिव प्लान. कि आने वाले 5 ईयर्स में मैं क्या करना चाहता हूँ. जैसे मेरा डिपार्टमेंट फिजिक्स है तो मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट को आने वाले 5 ईयर्स में मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ. इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्लान बनाना रहता है. तो क्वालिटेटिव यह मैट्रिक है, 6 पॉइंट्स की थी. आफ्टर दिस सेकेंड मैट्रिक्स इसमें आएगा. सेकेंड मैट्रिक्स यह है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इन एरियाज ऑफ ऑपरेशन. महाविद्यालय में ये जो 4 सेक्शंस दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टूडेंट्स एडमिशन एंड सपोर्ट, एग्जामिनेशन, इन चारों में से या चारों में से 3 में से या कोई 2 में से या कोई 1 में से कहाँ कहाँ हम लोगों ने ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है. ई गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि हम जो महाविद्यालय में जो विद्यार्थी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या हम जो भी हम यहाँ पर प्लान बना रहे हैं, जो भी हम सेवाएं दे रहे हैं, क्या वह हर एक बच्चे को ईजीली, हर एक स्टूडेंट्स को क्या ईजीली वह पहुँच पा रही हैं या नहीं पहुँच पा रही हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स को जो भी सुविधाएं हम फैसिलिटी दे रहे हैं, महाविद्यालय दे रहा है, उनको एक्सेस करने में स्टूडेंट्स को कहीं कोई दिक्कत आ रही हो. तो इस बारे में ये मैट्रिक है. आफ्टर दिस तीसरा जो की इंडिकेटर है वह फैकल्टी एम्पावरमेंट के बारे में है. तो फैकल्टी एम्पावरमेंट के बारे में क्या स्ट्रेटीज हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं. तो 6.3 इसमें जो है 3 मैट्रिक्स होंगे, 3 मैट्रिक्स. तो पहला मैट्रिक्स क्या है, 6.3.1. ये कह रहा है कि क्या इंस्टीट्यूशन हैज इफेक्टिव वेलफेयर मेजर्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम. यहाँ पर 2 बातें करी गई हैं. पहली जो बात है इफेक्टिव वेलफेयर मेजर्स है, यानी प्रभावी कल्याणकारी उपाय. प्रभावी कल्याणकारी उपाय का क्या मतलब होता है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं महाविद्यालय में,
वैसे तो गवर्नमेंट सारी चीज़ें देती हैं, जैसे कि जब कोई भी प्रोफेसर बनता है तो उसको सैलरीज टाइम से मिलती है, उसका वेतन उसको दिया जाता है। उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन मिलता है। पहले पेंशन मिलता है और आजकल उससे भी और एक नई स्कीम आई है, एनपीएस, वो मिलता है। यानी कि जब सेवा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद भी वो जो फैकल्टी है उसका जीवन बहुत ही आसानी से गुजरता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो चाहे टीचिंग फैकल्टी हो चाहे नॉन टीचिंग फैकल्टी हो, सभी के लिए व्यवस्था रहती है। लेकिन कभी कभी कोई और अन्य तरीके से जब महाविद्यालय में लोग आते हैं, जैसे जन भागीदारी है, जन भागीदारी समिति से अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो अगर रिटायरमेंट होते हैं या कोई कभी इनको पैसे की ज़रूरत रहती है, कोई बीमारी में या कहीं अन्य बुरे वक्त में, तो क्या महाविद्यालय में इस तरह की कोई वेलफेयर स्कीम्स बनाई हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ से वो जो फंड जो इकट्ठा होगा उसको जो है उससे जो ज़रूरत पड़ने पर ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी मदद की जा सके। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। दूसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। अब इसमें क्या रहता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का मतलब यह है कि फैकल्टी चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग, हर एक फैकल्टी का क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स किया जाता है। परफॉर्मेंस मतलब जो कार्य करने का जो उसका तरीका होता है, परफॉर्मेंस हम बोलते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या अच्छी नहीं है, इस तरह से ऐसा बोलते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक सिस्टम बनाया जाता है कि हर एक फैकल्टीज को आप ऑब्जर्व करेंगे, उसको व्यू करेंगे, व्यू उसके बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। और ये जो भी जानकारी होगी वह जो चेयरपर्सन होगा उस इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि हमारे महाविद्यालय के जो प्राचार्य महोदय हैं उनके सामने हर फैकल्टीज की, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, हर एक फैकल्टी का अप्रेजल सिस्टम जो है बनाया जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बनाया जाएगा और वो सबमिट किया जाएगा। तो ये कार्य जो है हर 5 मंथ में या 6 मंथ में रिपीट करना रहता है। वी हैव टू ऑब्जर्व द individual faculty and collect the information about that particular faculty and make a report and submit to that report to the respected chair। तो ये सिस्टम बनाना रहता है। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी हमको देनी रहती है। 8 पॉइंट्स का ये है। तो 6.3.1 जो है इफेक्टिव वेलफेयर मेजर्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के बारे में था। आफ्टर दिस 6.3.2, दिस इज क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। इसमें हमको डेटा देना है। इसमें ये पूछा गया है कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं या कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती हैं, तो इन चीज़ों में अगर कोई फैकल्टीज पार्टिसिपेट करना चाहे तो क्या महाविद्यालय ऐसे प्रोफेसर्स या ऐसे फैकल्टीज को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है? तो करता है। तो पिछले 5 साल का ये रिपोर्ट यहाँ पर देनी है कि कब हर एक ईयर्स में कब कब जो है कितना कितना पैसा इस पर जो है स्पेंड किया गया है। लास्ट मैट्रिक है ये जो है ये बताता है कि प्रतिशत ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ पार्टिसिपेटिंग इन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 वर्षों में क्या प्रतिशत रहा, टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, एफडीपी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के संबंधित हो या फिर ये प्रशासनिक ट्रेनिंग के संबंधित हो, इनमें कितने प्रतिशत स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया, इसकी जानकारी यहाँ पर लिखनी है। 15 पॉइंट्स का है। आफ्टर दिस 6.3.3.2 ये बताता है कि नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पर आपको नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल्स देनी है, ओनली नॉन टीचिंग स्टाफ पिछले 5 सालों की। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट की इंडिकेटर नाउ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसमें हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है, ओनली सिंगल मैट्रिक 6.4.1।
ये बताता है कि institution has strategies for mobilization and optimal utilization of resources and funds from various sources. ये जो गवर्नमेंट हैं चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, कैसे हमारा महाविद्यालय फंड जनरेट करता है, कैसे पैसा कलेक्ट करेगा, और फंड के साथ ये यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स। तो एंड फंड फंड दो बातें यहाँ पर आ रही हैं। तो क्या तरीका है ये फंड जनरेट करना है और ह्यूमन रिसोर्स को जनरेट करना है या उपलब्ध कराना है, तो ताकि महाविद्यालय में चीज़ें स्मूथली चलती रहें। तो पैसा कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, क्या तरीका है, कैसे फंड जनरेट किया जा रहा है, और उसका ऑडिट, जो भी फाइनेंशियल हमारे पास मैटर्स हैं उनका ऑडिट दो तरह के होते हैं, लगातार समय समय पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट किया जाना रहता है। तो उसके बारे में यहाँ पर हमको जानकारी देनी है। और रिसोर्स के बारे में यह है कि जैसे कि फैकल्टी रहते हैं, ऑल ऑफ सडन कभी फैकल्टीज का ट्रांसफ़र हो जाता है या कोई रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उनकी जगह पर क्या तुरंत व्यवस्था की जा रही है कि ताकि स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है, जो भी उनके सिलेबस है, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट की इंडिकेटर है 6.5 इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। 30 पॉइंट्स का है। ये IQAC सेल के बारे में है और दो इसमें की इंडिकेटर्स, इसकी इंडिकेटर्स में दो मेट्रिक हैं। तो पहला ये बताता है कि IQAC का कंट्रीब्यूशन कैसा है कॉलेज में, क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है। यानी जो भी IQAC जो है, ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैं, जो पठन पाठन का कार्य जो चल रहा है, क्या उनको रिव्यू करता है या देखता है कि नहीं देखता कि कैसा चल रहा है क्या नहीं। अगर उसमें लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए फर्दर, तो उसके लिए क्या वह जो चेयरपर्सन्स होते हैं महाविद्यालय के, उनसे वो बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो और क्या ये जो प्रोसेस हैं, जो भी चीज़ें महाविद्यालय में हो रही हैं, उनके फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ये जो कोई प्रोसेस, कोई प्रयास किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है 500 वर्ड्स का। आफ्टर दिस लास्ट जो मैट्रिक है क्वांटिटेटिव मैट्रिक है। इसमें IQAC के बारे में पूछा गया है कि ये जो IQAC है, इसमें मीटिंग्स क्या रेगुलर इंटरवल पर होती हैं कि नहीं होती हैं। IQAC को एक रेगुलर इंटरवल पर मीटिंग्स करवानी रहती हैं और फीडबैक कलेक्ट करना रहता है, और जो भी फीडबैक आता है उसको एनालिसिस करना रहता है और उसी के बेस पे फर्दर इम्प्रूवमेंट करने रहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें कोलैबोरेटिव क्वालिटी इनिशिएटिव्स विद अनदर इंस्टीट्यूशंस। तो कोलैबोरेटिव क्वालिटी इनिशिएटिव्स के बारे में बात करी गई है। तो IQAC का यहाँ पर ये भी दायित्व है कि वह दूसरे महाविद्यालयों से या इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन कराए, जिससे कि एकेडमिक एटमॉस्फेयर डेवलप हो और स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो। अगला NIRF में पार्टिसिपेट करना रहता है। और इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट्स है, अपने इंस्टीट्यूशन को ऑडिट कराते रहना। जैसे NAC खुद एक ऑडिट करता है इंस्टीट्यूशन को कि कैसा कॉलेज है, वह ग्रेडिंग देता है, तो इसको ऑडिट करना बोलते हैं। तो NAC और NBA, ISO ये सब बॉडीज हैं जिनके द्वारा महाविद्यालय का ऑडिट किया जा सकता है। तो क्या IQAC ये सब करा पा रहा है, या इनमें से नीचे ऑप्शन से दे रखे हैं ऑल ऑफ द एबव, एनी 3 ऑफ द एबव, एनी 2 ऑफ द एबव। इस तरह से ये जानकारी हमको भरनी रहती है। इस तरह से हमारा ये जो क्राइटेरिया नंबर 6 है ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये आपकी मदद करेगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद।